ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कोंटाबो का वीपीएस सर्वर और सबसे पहले हम यहाँ पे यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले कोंटाबो का जो मेरा वीपीएस सर्वर है उसको लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं अपना यूबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। देखिए मेरे इस वीपीएस पर पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको वजीपर का स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रीइंस्टॉल करूँगा। अगर आपने वीपीएस सर्वर किसी दूसरी कंपनी से भी लिया है तो आपको सिर्फ यूबुंटू को इंस्टॉल करना है, अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया है। और अगर पहले से इंस्टॉल है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ सबसे पहले तो जो ये क्लाउड इनिट है इसको आपको ऑफ रखना है। अभी ये ऑन है, आप इसको ऑफ रखिएगा ताकि जो न्यू अपडेट्स है वो आपको मिलते रहें। सबसे पहले यहाँ रीइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके मैं यूबुंटू को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजिली अपने वीपीएस पर वजीपर को सेटअप कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ रीइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना शुरू करता हूँ। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा और आप इजीली अपने वजीपर को वीपीएस पर सेटअप कर पाएंगे। रीइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूबुंटू 22.04 लेटेस्ट वर्जन है और मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करके इसका इंस्टॉलेशन शुरू कर देता हूँ। ये ध्यान रखना है जो ये पासवर्ड है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब आप पुट्टी के थ्रू इस सर्वर पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत रहेगी। देखिए मैंने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है और अभी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको आगे जो स्टेप्स हैं उनको बताऊंगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको नो थैंक्स या क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टेटस में पेंडिंग शो कर रहा है। अभी ये कम से कम आप 10 मिनट इसको मान के चल सकते हैं। ये 10 मिनट तक का आपका टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नीचे रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे। देखिए इसका इंस्टॉलेशन अभी काफ़ी टाइम ले लेगा तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में है, अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो प्रोसेस के नीचे एक येलो डार्क कलर का आपको प्रोसेस बार दिखाई देगा। तब तक के लिए हम एक काम करते हैं, अपने जो डोमेन्स हैं, हमें 2 डोमेन की जरूरत पड़ती है। एक हमारा मेन डोमेन रहता है, एक एपीआई के लिए रहता है। मैंने पहले से डोमेन अपने बनाए हुए हैं और अपने इस आईपी एड्रेस पर पॉइंट भी किए हुए हैं। आपको भी अपने डोमेन या फिर सब डोमेन्स को इसी आईपी जो आपका वीपीएस का आईपी है उसके ऊपर आपको पॉइंट कर लेने हैं। देखिए मेरा पहला वाला डोमेन मेरे इसी आईपी के ऊपर पॉइंट है। यहाँ पे आप डीएनएस चेकर में जाकर के देख सकते हैं। और मैंने ये दूसरा एपीआई का जो मेरा डोमेन है, सब डोमेन मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो भी मेरा सेम आईपी के ऊपर पॉइंट है। तो ये आपको पहले कंफर्म कर लेना है डीएनएस चेकर से कि आपके जो डोमेन्स हैं, 2 डोमेन की जरूरत पड़ती है, वो आप सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों आपके इस वीपीएस के आईपी पर पॉइंट होने चाहिए। देखिए स्टेटस में आ गया है रनिंग, पेंडिंग नहीं रहा, अब ये रनिंग में है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो चुका है। तो ये अभी फिनिश हो चुका है, ठीक है। अप्रोक्स 10 मिनट तक ये ले लेता है और इसका फिनिश होने के बाद अब हमारा दूसरा काम बचता है वीपीएस पर ए पैनल इंस्टॉल करने का। देखिए ये मेरी सभी फाइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल मेरी और है जिसमें कमांड्स है, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। देखिए जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको जरूरत होती है ए पैनल को इंस्टॉल करने की। देखिए ये कमांड है ए पैनल को इंस्टॉल करने की और इसको हम इंस्टॉल करेंगे पुट्टी की हेल्प से। मेरे सिस्टम में पहले से पुट्टी एक प्रोग्राम है जिससे आप सर्वर में एंटर कर सकते हैं और वहां पे ए पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी और भी एक्टिविटी कर सकते हैं। पुट्टी को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम अपने वीपीएस का आईपी एड्रेस पास करेंगे। पोर्ट में 22 ही रखना है और ओपन कर देना है। ये देखिए मैंने पहले से नोट किया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके ओपन करूंगा। यहाँ पे ये
सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, यहाँ पे रूट लिखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने अभी जनरेट किया था जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। मैंने आपको कहा था कि उस पासवर्ड को आपको नोट डाउन कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आपको पासवर्ड को कॉपी करना है और राइट क्लिक करना है ओनली। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पासवर्ड ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, पर दिखाई नहीं देगा, आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप अपने वीपीएस में एंटर हो चुके होंगे। ये देखिए कॉन्टाबो का हमारा वीपीएस सर्वर है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टाबो में हम एंटर हो चुके हैं। अब हमें इस वीपीएस पर ए पैनल को इंस्टॉल करना होता है, तो ए पैनल की कमांड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये रही मेरी ए पैनल की कमांड, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए राइट क्लिक किया, पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारा ए पैनल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और ये 1 से 2 मिनट तक का आपका टाइम ले सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ए पैनल इंस्टॉल हो गया है। आप ये देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आपको देखिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन से लेके नीचे जो येलो लाइन आ रही है यहाँ भी कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट नंबर भी आए हैं। कोई इशू आता है पोर्ट को रिलेटेड लेकर के, तो हम यहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास में ए पैनल का हमारे पास में ये एक्सेस आ गया है और अब हम ए पैनल में एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखिए पोर्ट नंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ए पैनल काम करेगा। इन फ्यूचर अगर हमें ए पैनल में कोई इशू आता है पोर्ट के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे इनकी पोर्ट को चेक करके उनको फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए मैं पुट्टी को क्लोज कर देता हूँ। पुट्टी का हमारा कोई काम नहीं रहा है क्योंकि हमने अपना ए पैनल इंस्टॉल कर लिया है। अब हम एक नई टैब ओपन करके जो हमें ए पैनल का लिंक मिला है, यूआरएल मिला है, उसको कॉपी करेंगे। किसी भी एक यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल 2 यूआरएल आपको मिले हैं और यहाँ पेस्ट करके इसको एंटर कर लीजिएगा। अब देखिए ये ध्यान रखना, ये SSL वेरीफाई नहीं है। आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल देंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम अपने ए पैनल में एंटर हो चुके हैं। फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपको कुछ एप्लीकेशन रिकमेंडेड करेगा, इनमें से आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। Nginx है, ये जुगाटू रहेगा। जो आपका MySQL है, PHP को हम 8.1 इंस्टॉल करेंगे। PHP का जो वर्जन है 8.1 हम वो इंस्टॉल कर लेंगे और MySQL का हम 5.2 इंस्टॉल करेंगे और PHP My Admin का हम यहाँ पे PHP My Admin का हम 5.2 इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद 1 क्लिक के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए वो ए पैनल था एक तरह से, आपको ये कह सकते हैं कि वो फ्रेमवर्क है।
ठीक है। और इस फ्रेमवर्क के अंदर PHP को, MySQL को, है ना, PHP MyAdmin को रन करने के लिए हमें इन एप्लीकेशंस को इस ए पैनल में इंस्टॉल करना होता है। अब देखिए यहाँ पे सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहला हमारा Nginx इंस्टॉल हो रहा है, उसके नीचे आप देख सकते हैं वेटिंग में है, अभी MySQL है, PHP 8.1, ठीक है, उसके बाद PHP MyAdmin, ठीक है। तो ये सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में अभी टाइम लगेगा, और जब तक इंस्टॉल होती है हमको वेट करना है। और साइड में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर की तरफ नंबर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये मैसेजेस आपको शो होते रहते हैं कि कितने टास्क आपके अभी पेंडिंग चल रहे हैं, इंस्टॉलेशन पर लगे हुए हैं। तो इनको इंस्टॉल होने तक हम थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा भी एक एप्लीकेशन और पेंडिंग हो रह गया है कंप्लीट। देखिए 5 ही 5 एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा मैसेज एरिया रहता है जहाँ पे हमारी एक्टिविटी नोट होती रहती है। चलिए इसको स्किप कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं ऐप स्टोर में, जहाँ पर हमारे सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड के ऊपर, और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई हैं। अब हमें यहाँ पे इन सभी को इनेबल कर दें ताकि हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ये एप्लीकेशन हमें दिखाई दे और वहीं से हम इनको एक्सेस कर सकें। उसके बाद हम PHP के अंदर कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहला रहेगा फाइल इन्फो, दूसरा रेडिस, सॉरी प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मैं डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी एक्सटेंशन इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फाइल इन्फो को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद रेडिस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारा पहला हमने टास्क लगा दिया है इंस्टॉलेशन पर। उसके बाद रेडिस को कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए उसके बाद हमारा हो गया ये दूसरे वाला IMAP तीसरा। उसके बाद एक्सिन, हमें ये 4 एक्सटेंशन PHP में इंस्टॉल करने होते हैं। देखिए 3 एक्सटेंशन हमारे टास्क लग चुके हैं इंस्टॉलेशन पर, अभी चौथा प्रॉब्लम कर गया, तो हमने इसीलिए दूसरा टैब बनाया था, ठीक है। तो दूसरे टैब में जाकर के हम एग्जिट को इंस्टॉलेशन पर लगा देंगे।
इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए हमारे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो ए पैनल है प्रॉपरली प्रिपेयर है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वजीपर हो या कोई अदर वेबसाइट हो। चलिए अब हमें कुछ कमांड रन करनी होती है, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है। ये सबसे पहला लिंक हम यहाँ से ये सबसे पहला जो हमारा लिंक है इसको हम कॉपी करके यहाँ टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज का कमांड है जिससे जो हमारा टर्मिनल है कुछ बेसिक जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज है उनको इंस्टॉल करेगा। चलिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं ये लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। चलिए ये देखिए ये हमारा इंस्टॉलेशन पर लग चुका है। तब तक के लिए हम दूसरी जो हमारी कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको भी इसी तरह से पेस्ट करके रन कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैं ये जो है कमांड ये है Node.js को इंस्टॉल करने की कमांड, और Node.js का 16 वर्जन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरी लाइन में 20 वर्जन का कोड कमांड है तो उसको नहीं, हम 16 वर्जन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कंटिन्यू इन 10 सेकंड, तो हमें 10 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ये कमांड अपना काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा दूसरा वर्जन है, सेटअप देख सकते हैं, सेटअप 16 सेटअप 20, तो इसकी ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे ये वाली कमांड कॉपी करेंगे और ये कमांड है आपकी Node.js को इंस्टॉल करने की। अभी हमने Node.js को डाउनलोड किया है और अब इसको हमें इंस्टॉल करना है। ये देखिए ये हमारा Node.js का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। अब दूसरी कमांड हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे। ये कमांड है हमारी प्रोसेस मैनेजर की और इसको हम ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए -G का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस मैनेजर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हमें क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है। तो क्रोम ड्राइवर यहाँ पे ये कमांड है क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करने की, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर लेंगे। क्रोम ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद हमें इसको अपने VPS प्रोग्राम में इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए हम ये वाली कमांड कॉपी करेंगे और इसको भी वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डाउनलोड हो गया है, अब इसको इंस्टॉल करना है, तो ये इंस्टॉल की हमारी कमांड है। यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारे जो कमांड थी वो हमने रन कर दी है। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। Node.js हमारा इंस्टॉल हो गया है, क्रोम ड्राइवर भी इंस्टॉल हमने कर लिया है, प्रोसेस मैनेजर भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे PM2ls, ठीक है, क्योंकि हमने भी PM2 को इंस्टॉल प्रोसेस मैनेजर को हमने इंस्टॉल किया है। उसका स्टेटस चेक करेंगे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हमारा जो PM2 है वो इंस्टॉल हो गया है प्रॉपरली। चलिए अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, डाटाबेस बाद में ऐड करेंगे। पहले हम अपनी वेबसाइट, पहले हमारी जो मेन वेबसाइट है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने API के लिए वेबसाइट बनाई है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ और दोनों को हमें ऐड करना है। कोई पहले बाद में कभी भी कर सकते हो, कोई सी भी पहले कर सकते हो, कोई सी भी बाद में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे API वाली हमारा जो लिंक है उसको यहाँ पेस्ट किया वेबसाइट को और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये हमारी दूसरी मेन वेबसाइट है जो यूज़र को दिखाई देगी, यूज़र इंटरफेस। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके कंफर्म कर देता हूँ। देखिए अब हमारी दोनों वेबसाइट यहाँ पे हमने सेट कर ली है, ऐड कर ली है, और इस फाइल का हमारा कोई काम नहीं था, हमने इसको क्लोज कर दिया। चलिए वेबसाइट हमारे पास में आ गई, लेकिन अभी SSL अटैच करना है। इसके ऊपर क्लिक करके लेट्स इनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको चेक कर देंगे, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो डोमेन नेम है उसके ऊपर SSL इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरे के लिए भी करना है जैसे हमने पहले के लिए किया है। ये देखिए यहाँ पे
सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, फोर्स HTTP करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए, दोनों के सामने देखिए SSL के आगे लिखा हुआ आ रहा है 89 डेज। ठीक है, अब उसके बाद हमें इन डोमेन्स की रूट डायरेक्टरी के ऊपर फाइल्स को अपलोड करना होता है। क्लिक करेंगे, जो ओल्ड फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन UI है, मेन डोमेन है, उसकी फाइल को अपलोड कर देंगे। ये मैंने जिप में रखा हुआ है, मैं इसको इंस्टॉल अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, एक सर्वर फाइल है और एक UI फाइल। UI फाइल वो रहती है जो हमारी मेन वेबसाइट रहती है, जो यूजर को दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके हम इसकी अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने अपलोडिंग स्टार्ट नहीं की। अब हम चलते हैं API डोमेन के ऊपर, रूट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो API है उसको रूट के ऊपर हमें अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, रूट के ऊपर क्लिक किया और रूट फोल्डर में गए, उसके बाद एक नई डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं WA सर्वर के नाम से, सॉरी। ठीक है, WA सर्वर, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास में हमारा जो रूट डायरेक्टरी है हमारी, उसका नाम आ गया। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी डायरेक्टरी को ओपन करके, उस फोल्डर को ओपन करके, यहाँ पे जो हमारी सर्वर फाइल है इसको अपलोड करेंगे। जो हमारी API की फाइल है इसको अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी वेट टू अपलोड दिखा रहा है, मतलब अभी अपलोडिंग स्टार्ट नहीं है। अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए, ये अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तब तक के लिए हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस के ऊपर क्लिक करके ऐड DB के ऊपर क्लिक करेंगे और डाटाबेस का जो भी नाम आप देना चाहें वो दे देंगे और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे। पहले हमने कुछ पासवर्ड लिखे थे, लेकिन हम वो नहीं, हम यहाँ पे रैंडमली पासवर्ड ले रहे हैं, बस हमको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इनको हम नोट कर लेंगे। ये हमारे पास में डाटाबेस का नाम और यूजर नेम हमने सेम रखा है और पासवर्ड हमने जनरेट कर लिया, इसको कंफर्म कर देंगे। डाटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है और अब हमें डाटाबेस में हमारी जो डाटाबेस की फ्रेश फाइल है उसको अपलोड करना है, जिसके लिए हम PHP MyAdmin के ऊपर क्लिक करेंगे, पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे PHP MyAdmin में। ये अपलोडिंग हमारी स्टार्ट है और अभी हमारा PHP में MyAdmin में एंटर नहीं कर रहा है। इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट, मैंने टैब यहाँ पे ओपन कर लिया है, और पब्लिक एक्सेस। यहाँ पे देखिए रूट पासवर्ड आपका यहाँ पे रहता है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको रिसेट करना तो आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। अभी मैंने कॉपी कर लिया और PHP MyAdmin में यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट और जो हमारा रूट पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। आपने जो अभी डाटाबेस बनाया था उस नाम का डाटाबेस आपको यहाँ दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अब हमें फाइल को इंपोर्ट करना है, डाटाबेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारी डाटाबेस की फ्रेश फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखिए फाइल हमारी अपलोड हो गई, इसको कैंसिल कर लेते हैं। सर्वर फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है, इसको अनजिप कर देते हैं। अभी ये हमारी मेन फाइल अभी अपलोडिंग में है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखिए अपनी जो डाटाबेस है वो भी हमारी इंपोर्ट होने लग रही है।
यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन वाली फाइल है वहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इंस्टॉलेशन गाइड फाइल ये है और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही एक कोड मिलेगा। ये देखिए मैन डोमेन कॉन्फ़िगरेशन का, और इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे और यहाँ मैन डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के 34 नंबर के बाद 34 लाइन नंबर के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी जो हमारी मैन डोमेन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे, जो कॉन्फ़िगरेशन कोड था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम रिवर्स प्रॉक्सी को सेट करेंगे। ऐड रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एडवांस फीचर का जो टॉगल बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉक्सी का नाम जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ये मैं अपना जो मैंने नाम रखा है अपने एप्लीकेशन का वो मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे टारगेट यूआरएल में हम लोकल होस्ट का यूआरएल डाल देंगे 127.0.0.1 : उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको डालना है। आपकी Node.js की कॉन्फ़िग फाइल में जो भी पोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जो पोर्ट नंबर आप सेट करोगे वही आपको यहाँ पे डालना होगा। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोर्ट नंबर है 9900। तो अगर आप पोर्ट नंबर चेंज भी करते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंज करना होगा, अदरवाइज जो भी आपकी कॉन्फ़िग फाइल में है वही आप यहाँ पे डाल सकते हो। चलिए मैंने सेम डाल दिया, मुझे वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको कंफर्म कर देते हैं। ये हमारे रिवर्स प्रॉक्सी भी सेट हो गई है। चलिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। अब हम साइट को अगर लोड करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे साइट देखेंगे, साइट हमारी लोड नहीं अभी होगी। ठीक है, वो एरर दिखाएगी। अब हम यहाँ पे env कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ पे अपने डोमेन का जो मेन डोमेन है वो यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जो हमारी मेन डोमेन है उसकी डायरेक्टरी में आएंगे, उसमें आपको .env के नाम से फाइल मिलेगी, उसको सेटिंग करेंगे, उसमें डाटाबेस की सेटिंग डालेंगे। ठीक है, जो डाटाबेस का यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो सब यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद आप इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे। इस हमारा जो लिंक रहेगा उसको रिफ्रेश करेंगे जो हमारा मेन डोमेन है, तो आप देखेंगे आपका जो पोर्टल है वो काम करना शुरू कर चुका है। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डाटाबेस से भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन आईडी पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड आप कह सकते हैं, वो है सिस्टम SYS एडमिन, और पासवर्ड में है 123456। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। सॉरी, ये 123456 है, 12345678 मैंने डाल दिया था। सॉरी, लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा देखिए लॉगिन हो गया है। तो देखिए हमारा ये 85% काम कंप्लीट हो गया है। हमारा जो मेन डोमेन है वो लाइव हो चुका है और डाटाबेस से कनेक्ट भी हो चुका है। अभी लेकिन यहाँ पे QR कोड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अपने API को लिंक नहीं किया है इस पैनल से। ठीक है, चलिए API को भी लिंक करते हैं। देखिए API हमें यहाँ पे क्लिक करनी हो, यहाँ पे सेट करनी होती है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं। अभी हमने जो मेन डोमेन था हमने उसमें मेन डोमेन का URL भी पास कर दिया env फाइल में, और डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे डाल दी है। अब बात करते हैं जो हमारा API है उसको भी हमें डाटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए ये हमारा डाटाबेस के नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड है, इनको हम कॉपी कर लेते हैं आगे यूज़ के लिए। और यहाँ आगे हम चलते हैं, अपने मेन डोमेन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रह गया है
API डोमेन। ठीक है, अब हमें API डोमेन का यूज करना है। देखिए मैं यहाँ पे VPN का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से इस मेन डोमेन के ऊपर एक साइट थी जिसकी वजह से वो उसके कैसे की वजह से वो प्रॉपर लोड नहीं हो पा रही थी। अब देखिए हमने यहाँ पे config.js जो हमारा रूट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने इसके जो हमारा डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है वो हमने यहाँ पे सेट करना है, और जो हमारा मेन डोमेन है उसको भी यहाँ पे हमें सेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये मेन डोमेन है, मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ इस डोमेन से जो हमारा अब का मेन डोमेन है। ये हमारा मेन डोमेन, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा जो Node.js जो API के Node.js फाइल है वो भी कनेक्ट हो चुकी है डेटाबेस से और हमारे मेन डोमेन से। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा API URL है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो API लिंक है वो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी वो बैड एरर दे रहा है क्योंकि अभी वो कनेक्ट हमने नहीं किया, क्योंकि हमारी जो Node.js की app.js फाइल है उसको हमने रन नहीं किया है। अभी हमें अपनी API को रन करने के लिए Node.js को रन करना होगा। ठीक है, जो Node.js के थ्रू हम app.js को रन करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, pm2 ls कर लेते हैं। जो हमारा प्रोसेस मैनेजर देखिए अभी यहाँ पे बंद पड़ा है, इसको हम रन करेंगे। पहले हम चलते हैं अपने जो रूट डायरेक्टरी हमारी API की, वहाँ तो हमें रूट डायरेक्टरी हमारी WA सर्वर थी, वो हमने यहाँ पे cd WA सर्वर लिखा, pm2 स्टार्ट, उसके अंदर है app.js फाइल जिसको हमें रन करना है। ये देखिए हमारी रन हो गई। चलिए एक कमांड और लिख देते हैं, pm2 रीस्टार्ट ऑल। रीस्टार्ट ऑल से क्या होगा, जितनी भी कमांड टर्मिनल में चल रही है वो चल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए हमारी जो API है उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब हम इस API लिंक को अपने इस मेन डोमेन जो हमारा मेन पैनल है यहाँ पे लाके लिंक कर देंगे। ये देखिए आप, ये हमारी API भी हमने हमारा जो मेन डोमेन है उससे लिंक हो चुकी है, और अब हमारा QR कोड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सोशल नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और वहां पे अपना जो API का URL है आपका उसको यहाँ पे आपको पास कर देना है। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से चेंज करते हैं, ये हो गया चेंज, और इसको हम सेव कर लेते हैं। हमने अपना API URL भी यहाँ पे पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। और अब हम चलते हैं WhatsApp, और WhatsApp पर हम यहाँ पे एक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम QR कोड जनरेट करेंगे। ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे QR कोड भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वजीपर को अपने VPS सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें बताई हैं। आई होप क्लियरली आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।